आप सभी लोगों का स्वागत है आज की 5वीं क्लास में। 5वीं और फंडामेंटल के लिए आखिरी क्लास है। आज हम फंडामेंटल्स को फिनिश करके नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम जो है वो एडवांस लेवल पे क्यूबरनेटिस की बात करेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा बहुत जो है बेसिक्स का फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखो, ये जो सारी जो लड़ाई है क्यूबरनेटिस वर्सेस बेयर मेटल या क्यूबरनेटिस वर्सेस वर्चुअल मशीन, तो इसकी जो स्टार्ट है वो वापस कहाँ से होता है, जहां से ये पूरी की पूरी जो सर्वर टेक्नोलॉजी है, आपको उसके बेस में जाना पड़ता है। ठीक है, तो आप जब उसके बेस में जाते हो तो पहले देखो चीजें कैसे होती थी। अगर आप पहले की बात करो तो आप जैसे कि देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे आपको एक ट्रेडिशनल डेटा सेंटर दिखाया है मैंने। ट्रेडिशनल डेटा सेंटर में क्या होता है, मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है आपका सीपीयू। सीपीयू रैम, जिसको कि हम सर्वर बोलते हैं। तो ये बेसिकली ये एक सर्वर है। ठीक है, ये सर्वर ही आपका प्रोसेसिंग करता है। आप अगर पुराने जितने भी एक्सपीरियंस में देखोगे पुरानी टेक्नोलॉजीज में, आज की टेक्नोलॉजी में भी ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज सेम जैसा कि आपका कंप्यूटर होता है। आपका कंप्यूटर आप उसको पावर ऑफ करके रख देते हो, लेकिन जो एक सर्वर होता है वो एक ऐसा कंप्यूटर है जो कभी भी बंद नहीं होता है। ठीक है, वो हमेशा चलता रहता है, इसीलिए उसको सर्वर बोलते हैं 24/7। अब ये सारी स्टोरी जितनी भी हम ये टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, ये सब इस सर्वर के ऊपर ही चलती है। ठीक है, पर इसके अलावा इसके कुछ हेल्पिंग हैंड होते हैं डेटा सेंटर के अंदर, क्योंकि ये सर्वर अकेले जो है वो पूरा कंप्लीट सर्विस नहीं दे सकता है। इसमें हेल्पिंग हैंड क्या होते हैं, देखो इंटरनल इसका जो मेन जो रिसोर्स होता है दैट इज सीपीयू। ठीक है, सीपीयू सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और रैम। सीपीयू रैम एक सर्वर को परफॉर्मेंस देते हैं, जिससे कि वो अपनी ट्रांजेक्शन, जो भी वो ट्रांजेक्शन कर रहा है उसको वो कंप्लीट कर पाता है। प्लस उन ट्रांजेक्शन को करने के बाद अगर वो कहीं पे स्टोरेज करना चाहता है, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन एक सर्वर करता है जनरली वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। जैसे मान लो आपने अपने लैपटॉप पे इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड किया, तो जब आपने डाउनलोड किया तो दैट मीन्स उस टाइम पे आपका सीपीयू और रैम पिक्चर में था। ठीक है, प्रोसेसिंग हो रही थी, बट वो डाउनलोड होने के बाद कहीं स्टोर होता है। जैसे आपने बोला कि मैंने कहीं डी ड्राइव, सी ड्राइव या कहीं भी मैंने डाउनलोड्स में सेव किया, तो वो बेसिकली एक स्टोरेज में जाता है। अब स्टोरेज क्या चीज है, एक ऐसा फिजिकल डिवाइस जहां पे आपका डेटा स्टोर रहता है, और जब भी आपको जरूरत होती है ऑन डिमांड आप उसको रिट्रीव करते हो। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में क्या करते हो, डबल क्लिक करते हो स्टोरेज फोल्डर पे जाके, वहां से आपको डेटा ओपन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बैकग्राउंड में जो है वो कनेक्टेड है स्टोरेज से। ऐसा ही सर्वर्स के साथ भी होता है। सर्वर जो भी काम करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी फिजिकल स्टोरेज पे स्टोर करते हैं। ये तो हो गया सर्वर प्लस स्टोरेज। इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नेटवर्किंग। कोई भी सर्वर जब तक नेटवर्क पे नहीं आएगा तब तक वो आइसोलेटेड है। सिमिलरली आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, जब तक आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करते हो तब तक वो आइसोलेटेड होता है। आइसोलेटेड मतलब वो किसी से बात नहीं कर सकता है। तो इसके लिए डेटा सेंटर में क्या होता है कि सर्वर्स में आपके बेसिकली देखो होते हैं इंटरफेसेस। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है ये चीज, बट जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूँ कि इंटरफेसेस क्या होता है। देखो, इंटरफेसेस बेसिकली इंटरफेसेस बेसिकली क्या है, सर्वर के पोर्ट होते हैं। ठीक है, फिजिकल पोर्ट, ये फिजिकल पोर्ट्स जिनके थ्रू आप लैन केबल्स को जो है आगे ले जाते हो इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए। अब देखो, सर्वर्स में वाईफाई ड्राइवर नहीं होता जैसे हम नॉर्मली फोन में कनेक्ट करते हैं ना वाईफाई। सर्वर्स में वाईफाई नहीं होता, सर्वर्स में बेसिकली केबल्स होती हैं। और वहां पे एक नहीं बहुत सारी केबल होती हैं। आपके लैपटॉप में एक ही पोर्ट होता है जिसमें आप एक लैन केबल लगाते हो, लेकिन एक सर्वर में बहुत सारे पोर्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि रिडंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर एक केबल भी फेल होती है तो उसके लिए कोई दूसरी केबल साथ में होनी चाहिए, रिडंडेंट। सेकंड, वहां पे हर तरीके के ट्रैफिक के लिए अलग अलग से नेटवर्क बनाए जाते हैं। ओएनएम के लिए अलग बनाया जाता है, जो डे टू डे ऑपरेशनल मेंटेनेंस होता है। जो सर्वर ट्रैफिक होता है वो अलग इंटरफेस से जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है कि अगर मान लो किसी रीजन से आपका सर्वर डाउन हो गया है, ठीक है, आपका ट्रैफिक नहीं चल रहा है, तो एटलीस्ट आप मेंटेनेंस के लिए तो लॉग इन कर सकते हो, अदरवाइज तो आप मेंटेनेंस के लिए लॉग इन नहीं कर सकते। प्लस आपका एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस से इंटरफेयर ना करे, सो दैट की बैंडविड्थ ना कंज्यूम हो जाए। मान लो फॉर एग्जांपल आप कोई मेंटेनेंस एक्टिविटी कर रहे थे, और मेंटेनेंस एक्टिविटी में आपने क्या किया कि आपने जो पूरा का पूरा जो है कोई फाइल को अपलोड या डाउनलोड किया, उस बीच में आपका पूरा बैंडविड्थ कंज्यूम हो गया, और उसी अगर नेटवर्क पे आपका ट्रैफिक चल रहा है, दैट मीन्स आपका ट्रैफिक इम्पैक्ट हो जाएगा। तो इसलिए नेटवर्क लेवल पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये इंटरफेसेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं निक, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। निक कार्ड होते हैं बेसिकली पोर्ट होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं स्विच से। अब यहाँ मैंने देखो दो स्विच दिखाया है, इसका मतलब ये नहीं कि दो ही होते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। ये सिर्फ मैंने एक रिडंडेंसी के लिए दिखाया है कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर मेरा ओएनएम है, तो अगर ये केबल अगर मान लो मेरा नेटवर्क से है, ठीक है, ओएनएम के लिए है,
ये किस लिए? मेरे को मेंटेनेंस पर्पस के लिए। कल को अगर ये स्विच डाउन हो गया तो आई विल लूज माय कनेक्शन। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक और स्विच लगाते हैं जिसको कि हम इसका कॉपी बोलते हैं, रिडंडेंसी, कि ये प्राइमरी होगा, ये एक्टिव होगा और ये होगा हमारा स्टैंड बाय। अब एक्टिव स्टैंड बाय में क्या होगा कि आपका मान लो अगर केबल कहीं से भी किसी रीजन से केबल कट जाता है, कुछ भी फॉल्ट आता है, तो आपका अगर ये रूट फेल होता है तो आप इस रूट के थ्रू आप अपना क्या कहते हैं, सेकंड रूट से आप अपना एंट्री कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है कॉन्सेप्ट बनाया गया है। सबसे मेन होता है आपका फ्रंट एंड पे होता है राउटर, नेटवर्क के गेट पे होता है राउटर। राउटर आपको एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट कराता है। तो ये एक छोटा सा डेटा सेंटर का एग्जांपल है जो आपको हेल्प करेगा समझने में। और देखो, जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर की बात होती है, ठीक है, मोनोलिथिक वर्सेस माइक्रो सर्विस, ये सबसे बड़ा हॉट डिबेट है आज की डेट में, मोनोलिथिक या माइक्रो सर्विस। वर्चुअल मशीन को तो लोग थोड़ा बहुत भूल से गए हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा पूरी तरह से भूल गए, लेकिन थोड़ा बहुत भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि अब जो लड़ाई है वो सीधा कुबरनेटिस के ऊपर चली गई है, कि क्या हमें मोनोलिथिक को सीधा का सीधा कुबरनेटिस पे ले जाना चाहिए या फिर हमें मोनोलिथिक को वर्चुअल पे ले जाना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पर आपको पहले थोड़ा-सा पिक्चर देना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो मोनोलिथिक होता है वो होता कैसा है? क्योंकि अभी मैंने पीछे की किसी क्लास में आपको बताया था कि अमेज़न प्राइम ने माइक्रो सर्विस से मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे मूव किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर कैसा दिखता है और मोनोलिथिक का आर्किटेक्चर कैसा दिखता है। तो दिस इज़ योर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, ये है आपका मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, जिसमें आप देखोगे ये पूरा का पूरा जो सर्वर है, ये कंप्लीट सर्वर, ये आपके पास है। इसके ऊपर आप क्या करते हो? अब देखो इसके ऊपर आप कैसे करते थे काम। ये फिजिकल सर्वर लेने के बाद आप क्या करते थे, ये इसी को हम बोलते थे L1। जो मैंने आपको 5 स्टैक के अंदर जो 5 लेयर बताई थी, उसमें जो सबसे पहली लेयर थी, ये खुद ये फिजिकल डिवाइसेज़ हैं। तो एक डेटा सेंटर के अंदर जितने भी फिजिकल डिवाइसेज़ होते हैं, वो सब जो है वो लेयर 1 का पार्ट होते हैं। क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में, मैं आपको Q&A में क्लियर करूँगा कि स्विच, राउटर, स्टोरेज वो कैसे वर्चुअल होते हैं। उसका जवाब मैं आपको दूँगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? Q&A में बताऊँगा, ठीक है? तो Q&A पे फोकस करना। अब ये जो कंप्यूट है, जो हमारा जो सर्वर है, ये सबसे मेन चीज़ होता है। इसी के ऊपर आप जनरली क्या करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो। द मोमेंट यू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे ही आपने इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, इस पूरे के पूरे हार्डवेयर के मालिक वो ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। फिर आपने कॉन्फ़िगरेशन किया, डिपेंडेंसी रिज़ॉल्व किया, आप अपना एप्लीकेशन डाला। ये जो एप्लीकेशन है, अगर आप देखोगे तो ये एप्लीकेशन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। क्यों? क्योंकि इसके लिए ये पूरा स्टैक इसके पास है। सारी रिसोर्सेज़ इस एप्लीकेशन को इस स्टैक के थ्रू मिलती है। दिस इज़ कॉल्ड एज़ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। अब मैं नेक्स्ट आर्किटेक्चर की बात करता हूँ जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन आर्किटेक्चर, ठीक है? जो कि आज की डेट में थोड़ा-सा लो प्रायोरिटी पे हो गया है, बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि मोनोलिथिक के बाद जो नेक्स्ट जो आया था दैट वाज़ वर्चुअल मशीन। काफ़ी लोगों ने काम किया है और सुना भी है, ठीक है? तो इसलिए इस पे बात करना ज़रूरी है। अब इसमें होता क्या है कि सेम पिछले वाले से अगर आप कंपेयर करोगे तो डिवाइसेज़ तो वहीं पर हैं, ठीक है? डिवाइसेज़ को मैंने टच नहीं, कुछ भी चेंज नहीं किया है। जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ पर एक हाइपरवाइज़र का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। तो इस हार्डवेयर के ऊपर ये जो सर्वर है, इसके ऊपर मैंने एक हाइपरवाइज़र डाल दिया। ये हाइपरवाइज़र एक छोटा-सा सॉफ्टवेयर होता है, इसकी कैपेबिलिटी होती है कि इस हार्डवेयर को रिमेंबर, ऑलवेज़ रिमेंबर इस हार्डवेयर को, इसको ये वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट कर सकता है। तो अभी होता क्या है कि इसके बाद अब आप इसके ऊपर मल्टीपल वीएम्स चला सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो इस हाइपरवाइज़र के ऊपर आप ये वीएम चला सकते हो, इस हाइपरवाइज़र के ऊपर आप ये वाली वीएम चला सकते हो और आप ये वीएम चला सकते हो। तो ये आपका आपका हो गया वीएम 1, ठीक है? ये हो गया आपका वीएम 2, ये हो गया आपका वीएम 3। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो वीएम है जब ये चलता है, तो ये वापस इस हाइपरवाइज़र के थ्रू, देखो हाइपरवाइज़र का मतलब ये नहीं कि कंट्रोलिंग है, कि ये सब कुछ, ये हाइपरवाइज़र जस्ट एक थिन लेयर है। ये क्या करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा लगेगा कि इसने डायरेक्टली इसको एक्सेस किया हुआ है। इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा लगेगा कि इसने इसको डायरेक्टली एक्सेस किया हुआ है और इस वाले को ऐसा लगेगा कि इसने इसको डायरेक्टली एक्सेस किया हुआ है। और तीनों वर्चुअल मशीन एक ही हार्डवेयर को एक्सेस करते हैं। इसकी एक टेक्नोलॉजी होती है हाइपरवाइज़र की जिसमें वो हार्डवेयर को वर्चुअलाइज़ करता है, ठीक है? जिसके बेसिस पर क्या होता है कि आपको हर एक को आइसोलेशन मिलता है। एक वीएम को नहीं पता है कि इसके बराबर के वीएम में क्या चल रहा है, उसको नहीं पता उसके बराबर के वीएम में क्या चल रहा है। लेकिन तीनों इंडिपेंडेंटली अपने-अपने अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज़ को एक्सेस करते हैं। अब क्वेश्चन ये आ सकता है आपके माइंड में कि अगर यही वीएम सारे रिसोर्स खा जाए तो बाकी वीएम्स का क्या होगा? एग्ज़ैक्टली। इसीलिए क्या होता है कि जब भी कोई वीएम बूट होती है तो उसको उसी टाइम पे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिस टाइम पे वो बूट होता है, ठीक है? ओपन स्टैक में इसको फ्लेवर बोलते हैं। आप जितने भी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर अगर आप क्लाउड देखोगे, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस है, तो वहाँ पे आपको यही जनरली वर्ड मिलेगा, फ्लेवर।
अब फ्लेवर बेसिकली क्या होता है, फ्लेवर में आप सीपीयू, रैम और स्टोरेज को डिफाइन कर देते हो। दैट मीन्स कि ये वीएम जब पावर ऑन होगी तो उसको कितना रिसोर्स सीपीयू चाहिए, वो सब कुछ फिक्स हो जाता है। तो इस पूरे सीपीयू और रैम में जब ये वर्चुअल में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये वर्चुअल में कन्वर्ट होता है तो ये वी सीपीयू बन जाता है और ये बन जाता है वी रैम। तो इस VRAM में कोटा होता है। अब क्या होता है बेसिकली, आपने इसको एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दी, इसको भी स्पेसिफिक वैल्यू दे दी और तीसरे VM को भी स्पेसिफिक वैल्यू दे दिया। दैट मीन्स कि जब तक ये VM ऑन रहेगी उतने सीपीयू रिसोर्सेज को कंज्यूम करेगी, ठीक है, नेटवर्क भी कंज्यूम करेगी जितना नेटवर्क आप इसको असाइन करोगे। तो एक VM जब तक पावर ऑन रहता है तब तक वो रिसोर्सेज को यूज करता है, इरेस्पेक्टिव कि आप उसके अंदर कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए आपने सुना होगा कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जब भी आप कोई VM बनाते हो तो आपको इमीडिएटली अपना काम खत्म करने के बाद उसको पावर ऑफ कर देना चाहिए, अदरवाइज आपके ऊपर बिलिंग आ जाती है। देखा होगा बहुत सारे लोगों ने कि उनको जो है वो अमेजोन या माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बिलिंग आ जाती है कि आपने फ्री अकाउंट लिया था बट स्टिल आपको इतना पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रिसोर्सेज ऑन में है, और जब ये ऑन में है तो ये सीपीयू रैम सब कुछ कंज्यूम कर रही है, दैट मीन्स कि वो बैकग्राउंड में चल रही है। इसीलिए आपको इसको पावर ऑफ करना पड़ता है। द मोमेंट यू पावर ऑफ, जैसे ही आप पावर ऑफ करते हुए सीपीयू रैम रिलीज हो जाता है, वापस चला जाता है अपने पूल में, इस हार्डवेयर के पूल में। तो जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होता है जिसमें आप वर्चुअल मशीन बनाते हो, तो ये तो सिर्फ एक सर्वर है, दैट इज ओनली वन सर्वर। ऐसा नहीं कि एक ही सर्वर में कैपेबिलिटी होगी। अब देखो लिमिटेशन आप पढ़ो, लिमिटेशन ये है कि अगर मैं पिछली स्लाइड से कंपेयर करूं तो पिछली स्लाइड में एक हार्डवेयर पे एक एप्लीकेशन चल रहा था, और अगर वो हार्डवेयर गया तो एप्लीकेशन गया। तो उस ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का जो ओनर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो एक हार्डवेयर फेल होता है तो वो ऐसा डिजाइन बनाए कि उसका ट्रैफिक ऑटोमेटिकली दूसरे हार्डवेयर पे चला जाए, ठीक है। ये मोनोलिथिक हार्डवेयर आर्किटेक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप वीएम में आते हो तो वीएम में क्या होता है, वीएम में देखो अगर आप एक हार्डवेयर से वर्चुअल मशीन बनाओगे तो सेम प्रॉब्लम आपके साथ आएगी। ये हार्डवेयर आपका गया, आपके वीएम्स गए, दैट मीन्स अगेन जो ये आपका वर्चुअल मशीन प्रोवाइडर है आपको वो उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो कैसे आपका ट्रैफिक माइग्रेट करे। और ये बहुत ही ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि एप्लीकेशन और हार्डवेयर दो डिफरेंट कैटेगराइज हो जाते हैं। ये प्लेटफॉर्म टीम बन जाती है और ये एप्लीकेशन टीम बन जाती है। तो दोनों में तालमेल मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो सिंगल हार्डवेयर पे वर्चुअलाइजेशन है ना, ये इतना सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। इसीलिए ओपन स्टैक आया। ओपन स्टैक क्या करता है, ऐसे हार्डवेयर को लेके वो क्लस्टर बनाता है। तो ऐसे आप मान के चलो कि एक दो तीन चार समथिंग करके पांच छह समथिंग बहुत सारे हार्डवेयर हैं। उन हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल वीएम्स चलती है। अब ये सारा मैनेज कौन करता है, वो ओपन स्टैक मैनेज करता है। ओपन स्टैक का अपना एक आर्किटेक्चर है। तो ओपन स्टैक एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके मल्टीपल हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करके उसके ऊपर मल्टीपल वीएम चलाता है। यूनिफाइड एक सिंगल गुई देता है जिसके थ्रू आप सारा एडमिनिस्ट्रेशन का टास्क कर सकते हो, वीएम लॉन्च कर सकते हो, नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो। प्लस जब कभी भी कोई इशू आता है तो वो माइग्रेट भी कर देता है एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर वीएम्स को। तो दैट मीन्स कि ये सारी चीजें आपको ओपन स्टैक में मिलती हैं, तो आपको ओपन स्टैक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जब आप स्टडी करते हो तो आपको ओपन स्टैक पढ़ना होता है। अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाओगे तो वहां पे आपको सीधा आपको हार्डवेयर मिल जाए, आपको सीधे रिसोर्सेज मिल जाती हैं। वो क्या करते हैं, वो आपको एक प्रोजेक्ट यूजर क्रिएट करके दे देते हैं, ठीक है। वहां जब यूजर क्रिएट होता है तो आप लॉग इन करते हो तो आपको एक कोटा मिल जाता है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो काम करना है कर सकते हो, वीएम लॉन्च करो, नेटवर्क क्रिएट करो, जो भी एक्टिविटी करनी है। लेकिन आपको नहीं पता कि बैकग्राउंड में वो एक्चुअली प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है। अब अमेजोन का एज्योर हो गया, सॉरी, अमेजोन का एडब्ल्यूएस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर हो गया, वो लोग कैसे काम करते हैं बैकग्राउंड में ये आपको कभी भी नहीं पता चलता। अगर आपको ये सब चीजें सीखनी है तो आपको ओपन स्टैक पढ़ना पड़ेगा। ये एक प्राइवेट और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और इसकी अलग से क्लास होती है, उसके ऊपर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। लेट्स कम बैक टू अवर मेन टॉपिक। हमारा जो मेन टॉपिक है, ये सब बेयर मेटल बताने का वो क्या है। देखो बेयर मेटल बताने का एजेंडा क्या था, क्यों बताया मैंने आपको, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है ना वो दो पार्ट में पैरेलली डेवलप हो रही थी, ठीक है, एडवांसमेंट हो रहा था। ये जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर था हमारा, ठीक है, ये जो मोनोलिथिक है, Hello. यस। Krishna, actually, I have one doubt. I have. Just go on previous slide, na. भाई मैंने बताया था ना आपको कि जो क्वेश्चन एंड आंसर है हम वो लास्ट में लेंगे। Okay, अभी हम okay, सिर्फ टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर जब okay. क्लास खत्म हो जाएगी देन वी विल कम टू क्वेश्चन आंसर। Yeah, yeah, sure, sure, ठीक sure. है, ओके, थैंक यू। तो देखो यहाँ पे ये जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है, ठीक है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये जो सबसे पहला जो ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है, या मेरा माउस पॉइंटर ठीक नहीं, आई होप ये माउस पॉइंटर दिख रहा हो आपको, दिख रहा माउस, नॉट श्योर, कोई ये यस कंफर्म कर दो। कृष्णा, हाँ हाँ ठीक है, दिख रहा है।
ठीक है, तो देखो ये जो आर्किटेक्चर है ये मोनोलिथिक है, ठीक है। अब इस मोनोलिथिक की दो पैरेलल टेक्नोलॉजी आपके पास मार्केट में आई है, ठीक है, एडवांसमेंट हुआ है। एक ये है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन जिसको हम वर्चुअल मशीन बोलते हैं, ठीक है, वर्चुअल मशीन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि एक हार्डवेयर का क्लस्टर बन गया आपका, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस बोलते हैं। इस हार्डवेयर में एवरीथिंग, हार्डवेयर में स्विच, स्टोरेज, सर्वर, एवरीथिंग। यहाँ पे आपके मल्टीपल वीएम्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप ये देखोगे तो आई हैव जस्ट टेकन एन एग्जांपल कि एक मेरा मोनोलिथिक आर्किटेक्चर था, जिसमें बेसिकली मैं एक एपीआई सर्वर चला रहा था, बेसिकली गुई, फ्रंट एंड गुई। एक डेटाबेस है जहाँ पे मैं अपना सारा डेटा स्टोर करता था, एक लॉगिंग सिस्टम है जिससे मैं लॉग्स लिखता था, एक अलार्म फंक्शन है जिससे कि मैं अलार्म सेंड करता था, ठीक है। इसके अलावा आप और इमेजिन कर लो कि आपका एक कंप्लीट सर्वर में और क्या क्या फीचर्स थे, जो भी मतलब सर्विसेज चल रहे थे, ठीक है। ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है। तो जब हम हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में गए तो आई हैव टू ऑप्शन। एक ऑप्शन ये था कि मैं पूरा का पूरा जो ये सॉफ्टवेयर मतलब जितने भी एप्लीकेशन है सबको एक ही वीएम में डाल दूं, या मैं इसको डिवाइड कर दूं दो दो वीएम्स में, वीएम ए एंड वीएम बी। अब वीएम ए क्या है, एपीआई सर्वर, लॉगिंग, अलार्म। वीएम बी में क्या है, डेटाबेस, अलार्म एंड लॉगिंग। इससे क्या हुआ कि मेरी एप्लीकेशन ना लाइट बन गई, बिकॉज पहले तो मैं एक सिंगल हार्डवेयर पे था, अभी मेरे पास मल्टीपल वीएम्स है एंड आई हैव फ्लेक्सिबिलिटी कि मैं कभी भी वीएम्स क्रिएट कर सकता हूँ, और इसमें वीएम को डिप्लॉय करना बहुत फास्टर होता है एज कम्पेयर टू फिजिकल हार्डवेयर। तो एप्लीकेशन ओनर्स ने डिसाइड किया कि क्या हम अपने एप्लीकेशन को लाइट बना सकते हैं। लाइट इन द सेंस कि मान लो एक वीएम है, इसमें मान लो मेरा एपीआई सर्वर है, जस्ट टेक अ यूज केस कि एपीआई सर्वर है और डेटाबेस है। डेटाबेस को चाहिए ह्यूज रिसोर्सेज और एपीआई सर्वर को चाहिए वेरी लेस रिसोर्सेज। अब अगर मैं एक ही वीएम में रखता हूँ तो अगेन जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, इस वीएम को बहुत हाई डायमेंशनिंग करनी पड़ेगी, सीपीयू, रैम, स्टोरेज सब कुछ हाई देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ टू पार्ट्स में, बिकॉज आर्किटेक्चर सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो जैसा बेयर मेटल था वैसा ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सॉफ्टवेयर चल रहा है, यहाँ भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सॉफ्टवेयर चल रहा है, कोई चेंज नहीं आया है, राइट। हार्डवेयर सिर्फ अलग हो गया है, इसमें हार्डवेयर इसके साथ था, तो हार्डवेयर के अलग होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये स्टैक अभी भी ठीक ठाक चल रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो मैंने क्या किया कि इसको डिवाइड कर दिया दो वीएम्स की कैटेगरी में, वीएम ए एंड वीएम बी। अब ये दोनों वीएम मिलके मेरा एक एप्लीकेशन बनता है। तो व्हेन आई से कि मेरे पास एक एप्लीकेशन है जो मोनोलिथिक से मूव हुआ है वर्चुअल मशीन में, तो मैंने क्या किया, आई डिवाइड इन टू वीएम्स। तो अब मेरे जो डिप्लॉयमेंट होगी उसमें दो वीएम्स होंगी, वीएम ए एंड वीएम बी। इसको मैं बोलूंगा फ्रंट एंड वीएम, इसको मैं बोलूंगा बैक एंड वीएम, ठीक है, डेटाबेस वीएम। तो ये तो वर्चुअलाइजेशन की बात हो गई, पर अब एक और एडवांस टेक्नोलॉजी पैरेलली डेवलप हो रही थी, जिसने पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी, पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया, और वो था आपका ओएस का आइसोलेशन या कंटेनराइजेशन। क्योंकि आप अगर देखोगे ना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बोला कि अगर आप वीएम को पावर ऑन रखते हो और आप उसे पावर ऑफ नहीं करते तो कंपनी आपको चार्ज करती है, जो प्रोवाइडर होता है, जो जिसने आपको ये सर्विस प्रोवाइड की है वो आपको चार्ज करता है। क्यों? क्योंकि उसके एंड पे हार्डवेयर में सीपीयू, रैम, स्टोरेज, एवरीथिंग इज एक्टिव, सब कुछ एक्टिव है, चाहे आपका ये ट्रैफिक आ रहा है नहीं आ रहा है, आपकी वीएम ऑन है तो वो उसको चार्ज करेगा। तो अगेन क्वेश्चन ये देखो, ये क्लाउड क्यों बनाया गया है, क्लाउड का पर्पस क्या है? क्लाउड टेक्नोलॉजी बनाने के पीछे एक ही इंटेंशन है कि पहले क्या होता था कि आपको पूरा का पूरा जो स्टैक है खुद से ओन करना पड़ता था। तो अगर मान लो मैंने एक स्टार्टअप कंपनी खोली है, ठीक है, तो मेरा जो फोकस है वो अपने बिजनेस के ऊपर है, बट बिकॉज मुझे एक एप्लीकेशन डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि बिना एप्लीकेशन के मार्केट में आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते अपने कस्टमर के साथ। तो मुझे हार्डवेयर पहले डेटा सेंटर खरीदने मतलब एक स्पेस खरीदना पड़ेगा, वहाँ पे हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा, उसमें ओएस ये सारी चीजें डालनी पड़ेंगी, और इस सबको मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब कैपेक्स एंड ओपेक्स। तो कैपेक्स होता है कैपिटल, जब आप कोई सामान खरीदते हो तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जब आप उस चीज को चलाते हो तो उसको बोलते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जैसे आपने कार खरीदी तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आपने कार को खरीदा, दैट इज योर कैपेक्स। अब आप कार को मेंटेन कर रहे हो, उसमें आप पेट्रोल डलवा रहे हो, सर्विसिंग करा रहे हो, मेंटेनेंस कर रहे हो, दैट मीन्स कि इट इज योर ऑपरेशनल कॉस्ट। तो सेम यहाँ भी हार्डवेयर के साथ होता है, हार्डवेयर पे पूरी की पूरी कैपेक्स एंड ओपेक्स होता है, प्लस इसको एक्सपैंड करना बहुत मुश्किल होता है। आप ओवर द मतलब रियल टाइम बेसिस पे आप एक्सपैंड नहीं कर सकते, इसलिए टेक्नोलॉजी को ऑप्टिमाइज किया गया। प्लस रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है, हो सकता है कि आपका एपीआई डेटाबेस आपने बहुत हाई एंड सर्वर परचेज कर लिया है, बट आप उसकी रिसोर्सेज को उतना यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, राइट। जैसे कि मान लो आपने एक बहुत महंगी कार खरीद ली लेकिन आप उसको चलाते ही नहीं हो, सिर्फ घर में बंद करके आपने रखा हुआ है, तो दैट मीन्स कि आपकी रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज नहीं हो रही है। तो इसलिए ये वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया है। वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, उसी हार्डवेयर के ऊपर
मल्टीपल चीजों को रन करता है, सो दैट कि आपकी जो ऑप्टिमाइजेशन है रिसोर्सेज की वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। पर ऐसा यूज केस किसके पास होता है? अब यूज केस इवेल्युएट करना आर्किटेक्ट का काम होता है। यूज केस कैसा हो सकता है कि मान लो अगर एक एंटरप्राइज कंपनी है, एक छोटे स्टार्टअप है, वो बोलता है कि यार ये डेटा सेंटर बनाना मेरे लिए बहुत कैपेक्स एंड ओपेक्स का काम है, तो मैं क्या करूं? तो उस केस में वो वर्चुअलाइजेशन पे जा सकता है क्लाउड प्रोवाइडर्स के ऊपर, बिकॉज उसको ये परचेज नहीं करना है, उसको सीधा अपना वीएम लॉन्च करना है और अपना एप्लीकेशन चलाना है। तो ये वो आपका एक ऑप्टिमाइजेशन का टेक्नोलॉजी हो गया, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, दैट इज वर्चुअल मशीन। अब ये जो दूसरी जो टेक्नोलॉजी है ना, ये तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। बहुत ज्यादा इफेक्टिव कैसे है देखो, यहाँ पे आपने देखा कि हार्डवेयर तो आपका हट गया, हार्डवेयर यहाँ भी हट गया, यहाँ भी हार्डवेयर आपके पास नहीं है। अब बचा क्या था? वर्चुअलाइजेशन में आपने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपने अपना एप्लीकेशन डाल रखा था, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपसे छीन लिया गया है। अब इसमें आप जब देखोगे तो ये जो क्यूबरनेटिस प्लेटफॉर्म होता है, जिसको हम कंटेनर एज अ सर्विस बोलते हैं, यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्लेटफॉर्म के पास चला जाता है। दैट मीन्स कि ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये अब बेसिकली इनको माइक्रो सर्विस कहते हैं। तो आप ये देखोगे जो जर्नी है मोनोलिथिक, ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर से यहाँ माइक्रो सर्विस तक की जो जर्नी है, बीच में यहाँ वर्चुअलाइजेशन आया था। तब देखो लोगों के पास क्या ऑप्शन है, आप हार्डवेयर से बेयर मेटल से मोनोलिथिक से आप वर्चुअल पे जाओ, वर्चुअल से आप माइक्रो सर्विस पे जाओ, ये आपकी चॉइस है। या फिर आप हार्डवेयर, अगर आप बेयर मेटल पे जा रहे हो तो बेयर मेटल से सीधा आप माइक्रो सर्विस पे जाओ। या अगर आप फर्स्ट टाइम कोई चीज डेवलप कर रहे हो तो आप डायरेक्टली ही उसको आप माइक्रो सर्विस पे डेवलप करो। तो जो भी एप्लीकेशन पहली बार डेवलप होता है, फ्रेश डेवलपमेंट, और अगर वो क्यूबरनेटिस पे है, तो उसको हम बोलते हैं क्लाउड नेटिव। क्लाउड नेटिव का मतलब क्या है कि वो एप्लीकेशन स्पेसिफिकली क्लाउड के लिए बनाई गई है, वो कभी भी बेयर मेटल पे नहीं चल सकती है एज इट इज। दैट मीन्स कि आप अगर बोलोगे कि मैंने एक एप्लीकेशन डेवलप किया, माइक्रो सर्विस डेवलप की है, ठीक है, जो कि क्लाउड नेटिव है, और कल को मैं रिवर्स जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में कन्वर्ट करूँ, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डू इट डायरेक्टली, कि यहाँ से सॉफ्टवेयर उठाया और यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, नहीं। आपको पूरी डेवलपमेंट दोबारा से करनी पड़ेगी। और सेम गोज विद मोनोलिथिक टू माइक्रो सर्विस। अगर आप मोनोलिथिक से माइक्रो सर्विस में आते हो, तो ये जो पूरा का पूरा जो आपका सॉफ्टवेयर है वो एज इट इज माइग्रेट नहीं होता है, आपको पूरा प्रोग्राम दोबारा से लिखना पड़ता है, फ्रेश डेवलपमेंट। तो माइक्रो सर्विस जो क्लाउड नेटिव है, उसके वर्ल्ड में जब आप एंट्री करते हो, तो इट इज एक्चुअली अ न्यू डेवलपमेंट। न्यू डेवलपमेंट आपको करनी पड़ती है। अब आपका एप्लीकेशन पुराना है तो आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा, आपका एप्लीकेशन नया है तो आपको नए तरीके से लिखना पड़ेगा। बट आपको ये चीज बहुत अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। अगर आप बोलते हो कि अमेजोन ने मान लो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे मूव किया, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको लगा कि नहीं ये आर्किटेक्चर हमारे लिए अच्छा नहीं है, एंड दे अगेन वेंट बैक टू मोनोलिथिक। तो अब वो अगर मोनोलिथिक पे वापस जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि इनको दोबारा से पूरा का पूरा डेवलप करना पड़ा है। या उनके पास अगर लेगेसी कोड होगा तो उन्होंने लेगेसी सॉफ्टवेयर से दोबारा से इसको बिल्ड किया होगा। बट देर इज नो पाथ कि आप डायरेक्टली ऐसे ही जा सको बिना प्रोग्राम को राइट किए। बट हाँ, जब आप वर्चुअल मशीन में जाते हो, तो मोनोलिथिक टू वर्चुअल जाने के लिए आपको बहुत छोटी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, आपको सिर्फ इमेज बनानी पड़ती है। मोस्टली आपका प्लेटफॉर्म कॉम्पेटिबिलिटी का इशू नहीं आता है। तो एज एन आर्किटेक्ट और एज अ कंसल्टेंट अगर आप क्लाउड में काम करते हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आप कैसे एडवाइस करोगे किसी को भी माइग्रेशन के लिए, कि किस टेक्नोलॉजी में आप किस तरीके से कितना इजीली माइग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी इंटेंशन आपको ये सब बताने की यही है कि आपको बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो। आज के बाद मैं आपको बेसिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, अब मैं एडवांस पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारी बात। अब एक लास्ट लाइन में इसमें बोल देता हूँ कि देखो आपने कन्वर्ट कैसे किया। यहाँ पे आपके जो डिफरेंट डिफरेंट जो आपके एप्लीकेशन चल रहे थे, जैसे फ्रंट एंड सर्वर, डेटाबेस, अलार्म, लॉगिंग, इनको मैंने डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो सर्विस में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपका कन्वर्जन होता है, तो ब्रेकअप होता है, एक कंप्लीट मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को ब्रेक किया जाता है माइक्रो सर्विस के अंदर। ठीक है, ये कैसे चलता है ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखो डिप्लॉयमेंट का जो कॉल फ्लो है वो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिप्लॉयमेंट की कॉल फ्लो बता दी थी, बट मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ, एक दो लाइन, ज्यादा नहीं बताऊंगा। देखो सबसे पहला जब आप पॉड बनाते हो ना क्यूबरनेटिस के अंदर, ठीक है, अब आई होप कि अब आपको पॉड समझ में आ रहा होगा, पॉड कंटेनर्स, क्योंकि अब हम बहुत बात कर चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है। नहीं आ रहा तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में आप पूछ लेना। तो पॉड डेफिनेशन सबसे पहले आपको बनानी होती है। सबसे पहले आपको पॉड को डिफाइन करना पड़ता है, इसके लिए आपको YAML कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसमें आप इमेज लिखते हो कि कंटेनर की इमेज क्या होगी, रिसोर्सेज कितने चाहिए होंगे, एनवायरनमेंट के वेरिएबल्स क्या होंगे,
वॉल्यूम क्या कनेक्ट होगा, स्टोरेज, नेटवर्किंग कैसे कनेक्ट होगी, ये सारी चीजें आप उस पॉड के अंदर डिफाइन करते हो। फिर क्या होता है, एक ट्रिगर भेजना पड़ता है आपको क्यूबरनेटिस के एपीआई सर्वर को। देखो मैंने आपको बताया कि क्यूबरनेटिस के अंदर जो एपीआई सर्वर होता है वो सबसे फ्रंट एंड होता है। अगर आपको क्यूबरनेटिस से इंटरेक्ट करना है एज अ सिस्टम एडमिन, एज एन एप्लीकेशन, एज एनी टाइप ऑफ, अगर आपको क्यूबरनेटिस के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करना है तो आपको एपीआई सर्वर पे जाना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अगर एक नया पॉड ऑनबोर्ड करना है तो इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है क्यूबसीटीएल टूल के थ्रू कर सकते हो आप, और एक हो सकता है आप डायरेक्टली आप अपना क्लाइंट बनाओ, ठीक है, जेसन बेस्ड क्लाइंट बनाओ और आप डायरेक्टली रिक्वेस्ट सेंड करो एपीआई सर्वर को। एपीआई सर्वर मतलब क्यूबरनेटिस एपीआई सर्वर। क्यूबसीटीएल टूल एक टूल होता है, ठीक है, एक छोटा सा टूल होता है जो आप इंस्टॉल कर सकते हो विद इन क्यूबरनेटिस ऑल्सो, आउटसाइड क्यूबरनेटिस ऑल्सो, ठीक है, कहीं भी आप कर सकते हो, आप अपने लैपटॉप पे भी इंस्टॉल कर सकते हो क्यूबसीटीएल टूल। और आप बैकग्राउंड में उसको कॉन्फ़िगर करोगे तो वो एपीआई सर्वर से कनेक्ट करेगा। आप जो भी रिक्वेस्ट, आप मैन क्या बोलते हैं, ह्यूमन फॉर्मेट, मैन मशीन लैंग्वेज, एमएमएल फॉर्मेट में आप इसको रिक्वेस्ट दोगे, लाइक क्यूबसीटीएल गेट पॉड, क्यूबसीटीएल डिप्लॉय पॉड, जो भी आप उसको लिखोगे उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा आपके रिक्वेस्ट को जेसन फॉर्मेट में, और उसके बाद वो क्यूबरनेटिस की एपीआई सर्वर को देगा। जब एपीआई सर्वर पे ट्रिगर आ जाता है तब वो क्या करता है, वो सबसे पहला काम करता है ईटीसीडी स्टोर में एंट्री क्रिएट करता है। सबसे पहला काम एपीआई सर्वर जो है वो ईटीसीडी स्टोर में जाके एंट्री क्रिएट करेगा, नया ऑब्जेक्ट बनाएगा आपके पॉड के लिए। क्यूब कंट्रोल मैनेजर को बताया जाएगा, ठीक है, क्यूब कंट्रोल मैनेजर को नोटिफाई किया जाएगा कि एक नया ऑब्जेक्ट बना है और वो पेंडिंग स्टेट में है। फिर क्यूब कंट्रोल मैनेजर क्या करेगा, उसके बाद आपका स्केड्यूलर पिक्चर में आएगा। स्केड्यूलर क्या करेगा, पेंडिंग स्टेट को चेक करेगा, इंस्पेक्ट करेगा कि कौन सा वर्कर नोड आपके आपके अकॉर्डिंग फिट बैठता है, क्योंकि आपने बहुत सारी कंडीशंस दी होंगी, लाइक एफिनिटी, एंटी एफिनिटी, और भी बहुत सारे रूल्स आपने डिफाइन किए होंगे। रिसोर्सेज, किस नोड पे कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, वो एक नोड असाइन करता है, और उसके बाद फिर आपका वो पॉड जो है वो डिप्लॉय होता है, ठीक है। अब पॉड की लाइफ साइकिल की बात करते हैं। देखो ये स्टेज फेजेस नहीं है, मतलब ये बेसिकली लाइफ साइकिल फेज है कि जब एक पॉड जब क्यूबरनेटिस के अंदर ऑनबोर्ड होता है तो वो किन किन फेजेस से गुजरता है, ठीक है। इट इज जस्ट सेम लाइक जैसे कि जैसे हम इंसान है, ठीक है, हम क्या होता है, हम सबसे पहले पैदा होते हैं और फिर हम एक टाइम के बाद हम मर जाते हैं। तो ऐसे ही पॉड की भी एक लाइफ होती है, ठीक है। तो उसकी लाइफ में सबसे पहला जो एंट्री होता है वो होता है स्केड्यूल स्टेट से। तो जब वो ये स्केड्यूल स्टेट कब होता है, जब पहली बार पॉड की एंट्री जो है एपीआई सर्वर के पास रिक्वेस्ट आती है, ट्रिगर आता है और एपीआई सर्वर जो है वो ईटीसीडी को इन्फॉर्म करता है, और क्यूबरनेटिस के क्लस्टर में पहली बार इस पॉड की एंट्री होती है। फिर वो पेंडिंग में चला जाता है, जैसे ही वो क्रिएट होता है वो पेंडिंग में चला जाता है। क्यों, क्योंकि अब उसको डिप्लॉय होना है। अभी डिप्लॉय होने से पहले बहुत सारी चीजें उसकी चेक होती हैं, जैसे कि कौन सा होस्ट उसके लिए सुटेबल है, फिर इमेजेस डाउनलोड करनी होती हैं कि जिस किस इमेज से उसको डाउनलोड मतलब डिप्लॉय करना है। तो उसके बाद वो पेंडिंग में रहता है, तब तक वो पेंडिंग में रहेगा जब तक कि वो इमेज डाउनलोड ना हो जाए पूरी। फिर वो रनिंग स्टेट में जाता है, वो किसी न किसी वर्कर नोड पे जाके डिप्लॉय हो जाता है, ठीक है। और उसके अंदर कम से कम एक कंटेनर जो है वो रन करना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था पॉड में कंटेनर्स होते हैं, कम से कम एक कंटेनर होता ही है, मिनिमम वन कंटेनर। तो जब एक कंटेनर अगर उसका चल रहा है तो वो रनिंग स्टेट दिखाएगा, ठीक है। फेल्ड का मतलब क्या होता है कि कंटेनर जो है वो टर्मिनेट हो गए हैं, आपने जो पॉड के जो कितने भी जितने भी कंटेनर है सबको टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। अब वो टर्मिनेट क्यों हुआ है, या तो किसी फेलियर की वजह से हुआ या सिस्टम एडमिन ने खुद टर्मिनेट कर दिया, आपने खुद जाके उसको डिलीट कर दिया। तो पर स्टिल उसमें जो है एक जो है वो फेलियर की वजह से डिलीट हुआ है, मतलब कि बाकी सारे तो डिलीट हो गए, लेकिन एक पॉड जो एक कंटेनर जो है वो किसी न किसी रीजन से फेल हुआ है। सक्सीडेड का मतलब ये होता है कि आपने सारे कंटेनर्स को टर्मिनेट कर दिया, अब वो दोबारा कभी भी स्टार्ट नहीं होंगे। दैट मीन्स कि वो दोबारा से स्टार्ट आप नहीं करना चाहते हो। अननोन स्टेट ये तब आती है जब आपका पॉड का स्टेटस क्यूबरनेटिस को नहीं पता चलता है, मतलब एपीआई सर्वर को नहीं पता, एपीआई सर्वर जो है वो स्टेटस नहीं डिटरमिन कर पा रहा है। जो ईटीसीडी स्टोर है वहां पे आपका क्या कहते हैं एंट्री नहीं है। हर समय जो है वो क्यूबरनेटिस क्या करता है, अपने ईटीसीडी में हर पॉड की हर एक ऑब्जेक्ट की स्टेट को स्टोर करता है। उसके बेसिस पर फिर वो डिटरमिन करता है कि क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन करना है। टर्मिनेटेड का मतलब होता है कि पॉड खत्म हो गया, अभी मतलब कि अभी पॉड दोबारा से वापस डिप्लॉय नहीं होगा, ठीक है। तो ये फेजेस है, स्टेट नहीं है, ये फेजेस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्यूबरनेटिस क्लस्टर का आर्किटेक्चर। तो देखो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ठीक है, आज मैंने थोड़ा पिक्चराइजेशन के बेसिस पे कोशिश किया थोड़ा अच्छे तरीके से समझाऊं। देखो मास्टर प्लेन मैंने आपको बताया था, प्लेन का मतलब ये नहीं होता नोड, प्लेन का मतलब होता है एरिया।
तो इस एरिया में आपको 2-3 नोड होती हैं, 3 वीएम्स हो सकती हैं या 3 सर्वर हो सकते हैं। उनके ऊपर बेसिकली ये सर्विस चलती है, ठीक है? ये मास्टर सर्विसेज होती हैं जो कि कुबरनेटिस को कंट्रोल करती हैं। ये वर्कर प्लेन होता है जिसमें आपके नोड्स होते हैं जिसके ऊपर आपके पॉड चलते हैं। इनके ऊपर कुबरनेटिस के सिर्फ 2 मेजर सर्विस चलती है, एक होता है क्यूबलेट और दूसरा होता है क्यूब प्रॉक्सी। क्यूबलेट का काम क्या होता है, देखो जो वर्कर नोड है, अगर मैं वर्कर नोड को मानूँ, लेट्स सी कि एक वर्कर नोड है, वीएम है या एक सर्वर है। सिमिलरली ये एक और नोड है और ये एक सर्वर है। इसमें बेसिकली क्या होगा, एक हार्डवेयर होगा, ओएस होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होगा। फिर यहाँ पे आपका एक रन टाइम सॉफ्टवेयर होता है, कंटेनर रन टाइम सॉफ्टवेयर। मैंने आपको बताया था जो कि कंटेनर्स को रन करता है। अब जब ये एपीआई सर्वर मेन कम्युनिकेशन कर रहा है, तो यहाँ पे 2 लोग इससे बात कर सकते हैं, एक तो kubectl कर सकता है, ठीक है? और एक कोई भी क्लाइंट जो आप बनाते हो, कोई भी क्लाइंट बना सकते हो, एनी टूल क्लाइंट जो आप बनाते हो, जिसको आप एपीआई सर्वर से बात करा सकते हो। अब ये क्या होता है कि जब भी कुछ होता है, तो एपीआई सर्वर के पास रिक्वेस्ट आती है, वो ईटीसीडी से बात करता है और वो चेक करता है उस ऑब्जेक्ट को। क्लाउड कंट्रोल मैनेजर, मैंने आपको बताया था कि क्लाउड कंट्रोल मैनेजर बेसिकली इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करता है कि नोड्स अप है या नहीं है, नोड्स में रिसोर्सेज है या नहीं है। अगर मान लो आपको एक्सपेंशन करना है, आपको कोई वॉल्यूम क्रिएट करना है, वॉल्यूम को अटैच करना है वर्कर नोड से, ठीक है? बाउंड करना है, अनबाउंड करना है, वो सारा काम ये करता है क्लाउड कंट्रोल मैनेजर। तो आपने जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कुबरनेटिस को डिप्लॉय किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सारा लॉजिक इसके पास प्रेजेंट है। जैसे आप बोलते हो कि मैंने इसको डिप्लॉय किया हुआ है ओपन स्टैक पे, तो अगर आपने कुबरनेटिस ओपन स्टैक पे किया हुआ तो इसको पता है। आपने अगर मान लो कुबरनेटिस डिप्लॉय किया हुआ बेयर मेटल पे, तो वो भी उसको पता है कि कैसे बेयर मेटल पे कैसे कंट्रोल किया जाता है। अगर आपने इसको एज़्योर पे किया हुआ है, अगर आपने इसको क्या कहते हैं एडब्ल्यूएस पे किया हुआ है, आपने जिस भी एनवायरनमेंट पे किया हुआ है, इसमें बेसिकली इसका लॉजिक होता है। सारे प्लेटफॉर्म्स का लॉजिक इसके पास होता है कि कैसे किसी नोड को अप करते हैं, डाउन करते हैं, स्केल आउट, स्केल इन करते हैं, कैसे वॉल्यूम को अटैच करते हैं, डी अटैच करते हैं। ये सारा काम ये क्लाउड कंट्रोल मैनेजर करता है। यहाँ पे शेड्यूलर का काम क्या होता है? शेड्यूलर का काम होता है नोड सिलेक्ट करना। जब आपका कोई पॉड ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आता है एपीआई सर्वर के पास, जो वो ईटीसीडी में एंट्री क्रिएट करता है, तो इसको शेड्यूलर का काम होता है ढूंढना कि कौन सी नोड आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिट बैठती है, और फिर ये ईटीसीडी को जाके बता देगा कि हाँ इस नोड पे आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो। कंट्रोलर मैनेजर का काम होता है इस पूरे एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना। अगर आपका मान लो ये प्रोसेस डाउन है, आपके कंट्रोलर के खुद के प्रोसेस डाउन है, एपीआई सर्वर डाउन है या ईटीसीडी डाउन है, ये सब कुछ ये कुबरनेटिस कंट्रोल करता है। जो इंटरनल कंपोनेंट्स है कुबरनेटिस के, वो आपका कंट्रोलर मैनेजर करता है। वर्कर नोड पे आपके क्यूब प्रॉक्सी होती है, जो बाहर आपकी अगर कम्युनिकेशन करवाना है पॉड का, तो जो पॉड है वो बाहर बात सिर्फ क्यू प्रॉक्सी के थ्रू करता है। अब एक चीज याद रखना, अगर ये एक नोड है, तो जो ट्रैफिक है उस नोड के इंटरफेस के थ्रू ही बाहर जाएगा। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया कि हर एक नोड का फिजिकल में भी बताया था मैंने आपको, निक होता है। ऐसी वर्चुअल मशीन में वीनिक होता है। वीनिक वो इंटरफेस होता है जिसके थ्रू आपका ट्रैफिक बाहर जाता है। तो इरेस्पेक्टिव की ये बेयर मेटल है या ये वर्चुअल मशीन है, दोनों ही केसेस में जो क्यू प्रॉक्सी है, ये आपको उस निक के थ्रू, जितने निक आपके डिफाइंड है, उन निक के थ्रू आपके ट्रैफिक को बाहर लेकर जाएगा, ठीक है? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए। इवन इंटरनल विद इन नोड कम्युनिकेट कराना है एक नोड से दूसरे नोड में, वो भी क्यू प्रॉक्सी के थ्रू ही होगा। कोई भी कम्युनिकेशन ये डायरेक्टली आपस में बात नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर है। ये आप पॉड देख रहे हो, ये कैसे, अगर मान लो लेट्स टेक अ केस कि ये पॉड कैसे डिप्लॉय हुआ। kubectl या किसी क्लाइंट ने बोला एपीआई सर्वर को कि मुझे एक पॉड डिप्लॉय करना है, रिक्वेस्ट आई, उसने ईटीसीडी में एंट्री किया है। ईटीसीडी ने क्या किया, शेड्यूलर को बताया, शेड्यूलर ने क्या किया कि शेड्यूलर ने सब नोड चेक किया, नोड चेक करके उसने क्या किया, उसने जो है बताया। तो उसके बाद फिर एपीआई सर्वर ने क्यूब प्रॉक्सी को बोला, सॉरी क्यूबलेट को, कि आप इस पर्टिकुलर नोड पे, क्योंकि नोड सिलेक्ट हो चुकी है, तो उसने उसको बोला कि इस नोड पे आप इस पॉड को जाके डिप्लॉय कर दो। तो उस नोड पे वो पॉड डिप्लॉय हो गया। इस तरीके से आपका क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर काम करता है, ठीक है? अभी मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ। आई नो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बट प्लीज बियर विद मी, थोड़ी देर में हम क्वेश्चन एंड आंसर पे भी आएंगे, ठीक है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना जरूरी है कि आपका जो क्यूबरनेटिस का आर्किटेक्चर है, ठीक है? आपने जो मैंने आपको कंटेनराइजेशन बताया था, तो मैंने आपको ये बताया कि एक कंटेनर रन होता है, ठीक है? अब ये जो कंटेनर रन होता है, इसकी डेफिनेटली कोई ना कोई इमेज होती है, ठीक है? इमेज से रन होता है। अब मान लो कि मेरा एक बहुत बड़ा क्लस्टर है, उस क्लस्टर में मेरे पास अगर 50 नोड है, और मान लो उस 50 नोड में हर समय कोई ना कोई पॉड डिप्लॉय हो रहा है, या कोई ना कोई पॉड रीस्टार्ट हो रहा है, या एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी चल रही है, स्केल आउट, स्केल इन, कुछ भी हो रहा है, तो हर समय इस कंटेनर रन टाइम को इमेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? अब मान लो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं कोई नया सीएनएफ ऑनबोर्ड कर रहा हूँ, मैं कोई नया मान लो कि मैं नया पॉड एंटर कर रहा हूँ, ऑनबोर्ड कर रहा हूँ कुबरनेटिस के अंदर, तो मुझे उस इमेज को हर एक वर्कर नोड पे डालना पड़ेगा, राइट?
हर एक वर्कर नोड पे डालूंगा तभी तो वो रन करेगा ना, वहां से वो वहां से उसको इमेज को ले जाएगा। लेकिन मेरे पास तो पूरा बहुत बड़ा एनवायरनमेंट है जो कभी भी स्केल आउट स्केल इन होता है, तो कोई कैसे मेंटेन कर पाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अलग से प्रोजेक्ट है जिसका नाम है हार्बर, जो कि क्यूबरनेटिस के बाहर होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे, भले ही मैंने इसमें डायग्राम में दिखा दिया है, आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो क्यूबरनेटिस के कंट्रोलर नोड पे, बट ये क्यूबरनेटिस के बाहर है। क्यूबरनेटिस के बाहर मतलब कि क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये क्यूबरनेटिस को हेल्प करता है इमेजेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये बेसिकली क्या है कि स्टोर है। जैसे मार्केट होता है ना, जहां से आप जाके कभी भी कोई भी सामान लेके आते हो, तो मार्केट देखो कहाँ होता है, मार्केट आपके पास में होता है और आप तुरंत जाते हो, कोई भी सामान लेके कोई भी लेके आ सकता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब आप कोई नया एप्लीकेशन ऑनबोर्ड करते हो क्यूबरनेटिस में, तो सबसे पहले आप उसकी इमेजेस जो होती हैं वो आप हार्बर की रेपोजिटरी में अपलोड करते हो। तो सबसे पहले आप पुश करते हो, पुश करोगे कंटेनर इमेजेस को इस रेपोजिटरी में। ये रेपोजिटरी बहुत इंटेलिजेंट होता है, इसमें सारी चीजें, बिल्ड नंबर, वर्जन, सब कुछ रिकॉर्ड मेंटेन होता है बिल्ड के साथ, कि आपने एक इमेज को कितनी बार अपडेट किया है। मान लो आपने एक बार डाला, फिर आपने दूसरा डाला, तीसरा, 3 बार 4 बार अपडेट किया। एवरी टाइम जब भी आप इस इमेज को अपलोड करते हो तो वो उसको बिल्ड नंबर के साथ इंक्रीमेंट करता है। अब होता क्या है कि जब यहाँ पे पॉड, अब जैसे इस केस में क्या था, देखो इस यूज केस में क्या था कि जब पॉड डिप्लॉय हो रहा था, तो कंटेनर रन टाइम के पास ट्रिगर आया। कहाँ से आया था कंटेनर रन टाइम के पास ट्रिगर? क्यूबलेट से। क्यूबलेट को किसने बोला? एपीआई सर्वर ने बोला, ठीक है। तो एपीआई सर्वर ने जब क्यूबलेट को बोला, तो क्यूबलेट ने क्या किया, क्यूबलेट ने कंटेनर रन टाइम को बोला कि हमें एक पॉड को क्रिएट करना है, डिप्लॉय करना है। तो इसके पास इमेज नहीं थी, सबसे पहला काम होता है इमेज। इस वर्कर नोड के पास इमेज नहीं थी, तो इस वर्कर नोड ने क्या किया, इस हार्बर को कनेक्ट किया, और कनेक्ट करके तुरंत इसने यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लिया। ऐसे ही इस वर्कर के पास अगर रिक्वेस्ट आई तो इसने इसको कनेक्ट किया और यहाँ से इसने इसको डाउनलोड कर लिया। तो इस तरीके से ये क्या करता है, इमेज को डाउनलोड करके आपका पॉड को रन कर देता है। तो इस तरीके से आपका क्यूबरनेटिस में हार्बर चलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है पॉड का कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। अब एक्सटर्नल इंटरनल का क्या मतलब है? देखो ये तो मास्टर है, मास्टर ने तो अपना काम कर दिया, मास्टर तो सिर्फ इसको मेंटेन कर रहा है, ठीक है। बट आप ये सारे पॉड्स क्यों डिप्लॉय कर रहे हो? क्योंकि आपको कुछ ट्रैफिक यूज केस चलाने हैं। अब ये जो ट्रैफिक यूज केस चलाने, ये वर्कर नोड है, हर नोड पे आपका क्यू प्रॉक्सी चल रहा है। क्यू प्रॉक्सी के थ्रू ही आपका ट्रैफिक बाहर निकल के जाता है। लेकिन इतने सारे पॉड्स हैं, कौन सा पॉड किस ग्रुप का पार्ट है, कैसे नहीं है, ये तो बहुत कंफ्यूजन है। क्योंकि क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर है, बट बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्किटेक्चर है। तभी मैंने आपको पहले दिन, याद होगा, मैंने लिखा था कि क्यूबरनेटिस इज अ ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेल ऑर्गेनाइजेशन। ये कंपनी की तरह काम करता है जहाँ पे हर चीज का प्रोसेस बना हुआ है, ठीक है। तो ट्रैफिक कम्युनिकेशन कराने के लिए पॉड्स की बात कर रहा हूँ। अब मैं सिस्टम एडमिन की नहीं बात कर रहा कि आप पॉड में लॉगिन करके कोई एक्टिविटी कर रहे हो, नहीं। ट्रैफिक की बात हो रही है कि ये पॉड कैसे ट्रैफिक को एक्सेस कर रहे हैं या कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नली इस पे कैसे रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। तो देखो, एक होता है सर्विस डिस्कवरी, ये बहुत बेसिक है और ये क्यूबरनेटिस का खुद का अपना कंपोनेंट है। ये क्या करता है कि इंटरनल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है पॉड्स को एक क्लस्टर के बीच में। तो इसको हम एक क्लस्टर बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये कंप्लीट क्यूबरनेटिस, इसको हम बोलते हैं क्लस्टर। इस क्लस्टर में अगर आपको एक पॉड को दूसरे पॉड को, एक सर्विस को दूसरे सर्विस से बात करना हो, तो उसके लिए आप सर्विस डिस्कवरी का यूज कर सकते हो। उसमें वो क्या करता है, सर्विस के नेम पे पॉड्स के मैपिंग करता है। तो जो आईपीज होती हैं इन पॉड की, वो सर्विस के साथ मैप हो जाती हैं। तो उस सर्विस को अगर आपको ऐप एक्सेस करना है, तो आप उस सर्विस पे आओगे सर्विस डिस्कवरी के थ्रू, और वो आपको पॉड्स पे लेके चला जाएगा। क्लस्टर आईपी भी एक इंटरनल मेथड है, इसमें भी आप इंटरनली जो है वो एक्सेस कर सकते हो। हर एक सर्विस को एक अलग से आईपी दी जाती है। मान लो कि ये एक सर्विस एक है, ये सर्विस बी है, डिफरेंट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ए, एप्लीकेशन बी। तो एप्लीकेशन ए को एक आईपी मिलती है जो कि इंटरनल क्लस्टर आईपी होती है, और ये एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन से उस आईपी के थ्रू बात कर सकता है। तो जब आप डिफाइन करते हो अपनी डेफिनेशन नेटवर्क की, तो यू हैव अ चॉइस कि आप सर्विस डिस्कवरी पे जाना चाहते हो, आप क्लस्टर आईपी पे जाना चाहते हो। तीसरा होता है नोड पोर्ट। अब नोड पोर्ट क्या होता है? देखो, नोड पोर्ट का मतलब ये होता है कि ये जो वर्कर है, ठीक है, ये वर्कर नोड, इस वर्कर नोड पे ना इसकी आईपी पे एक वर्चुअल पोर्ट बन जाएगा ऑन डिमांड। अब आपको पता होगा कि दो पोर्ट होते हैं, दो तरीके के पोर्ट होते हैं। जिन लोगों को नेटवर्किंग का आइडिया होगा उन्हें पता है कि दो तरीके के पोर्ट होते हैं। एक होता है फिजिकल पोर्ट, एक होता है वर्चुअल पोर्ट। फिजिकल पोर्ट तो आपको पता ही कि डिफाइन होते हैं कि वो फिक्स है, 22 या 23, 80 ये सब तो आपके डिफाइंड होते हैं, जो फिक्स पोर्ट है। अब होते हैं आपके वर्चुअल पोर्ट, जो डायनेमिक होते हैं, जो कभी भी क्रिएट होते हैं रन टाइम पे एप्लीकेशन के द्वारा, और उसके वो कभी भी डिलीट हो जाते हैं जब वो एप्लीकेशन बंद हो जाता है। तो एप्लीकेशन अपना एक यूनिक पोर्ट बनाता है,
और इस वर्कर नोड की आईपी के साथ ये क्या करता है, ये एक्सेस कराता है। अब इसमें होता क्या है कि आप बाहर से जब आप आते हो तो इस वर्कर की आईपी पे आते हो, ठीक है, इस नोड की आईपी पे आते हो, और इस आईपी के पास एक पोर्ट बाइंड होता है, उस पोर्ट से आप अपने पॉड पे चले जाते हो। जो फोर्थ मेथड है लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर क्यूबरनेटिस का नहीं है, ये एक्सटर्नल सर्विस है। इसमें क्या होता है कि आप बाहर एक लोड बैलेंसर डिप्लॉय करते हो, उस लोड बैलेंसर में आप पॉड्स के एफक्यूडियंस को कॉन्फ़िगर करते हो। तो बेसिकली क्या होता है, बाहर तो आपका मान लो एक एफक्यूडियन हो जाएगा, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, और उस लोड बैलेंसर में आप इंटरनली सर्विसेज को डाल सकते हो। अब इंटरनली जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो, सर्विस डिस्कवरी, क्लस्टर आईपी, जो आपको ठीक लगता है, या नोड पोर्ट, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से वो लोड बैलेंसिंग का काम करता है। बाहर वर्ल्ड के लिए वो लोड बैलेंसर मेन फ्रंट एंड रहता है, कभी भी ट्रैफिक उसके ऊपर आता है वो फिर इंटरनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक होता है इंग्रेस मेथड। इंग्रेस जो होता है बेसिकली एक रिवर्स प्रॉक्सी है। रिवर्स प्रॉक्सी का मतलब ये होता है कि कोई बाहर से आपके पॉड पे आना चाहता है डायरेक्ट, या आपकी सर्विस पे आना चाहता है, तो वो एक रिवर्स प्रॉक्सी प्रोवाइड करता है। इसके लिए हम रिवर्स प्रॉक्सी के कुछ सर्विसेज होते हैं जैसे NGIX, वो सब इंस्टॉल करोगे और आप उसको बताओगे। जनरली जो प्रॉक्सी होती है, प्रॉक्सी का देखो मतलब क्या होता है, प्रॉक्सी का मतलब ये होता है कि आपको, आप जिससे बात कर रहे हो वो आपको कोई और नाम से बात कर रहा है, बट एक्चुअली में वो कोई और होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो कि आप यहाँ पे एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो NGIX, वो फ्रंट एंड कम्युनिकेशन करेगा और वो आपके ट्रैफिक को अंदर लेकर आएगा, इनकमिंग ट्रैफिक को। तो वो बेसिकली फ्रंट एंड का काम करेगा। तो इस तरीके से मल्टीपल वेज में आप क्यूबरनेटिस के अंदर कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप इन्हीं सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करो। आप और भी प्रिंसिपल्स को अपने अपने डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज को भी यूज कर सकते हो कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, जो कि शायद हमने अभी तक डिस्कस भी नहीं किया है। तो इसके साथ मैं आज का फंडामेंटल वाला सेशन खत्म करता हूँ। अब हम क्वेश्चन एंड आंसर्स की बात करेंगे।